चलिए एक बार फिर से लौटते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ जो हम लोग पढ़ रहे थे, इतिहास। तो पिछले कक्षा में हमने देखा था कि स्रोतों के विभिन्नता के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 अलग-अलग कालखंड में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो हम जानते हैं कि इन तीनों काल के अंतर्गत कब से कब तक के समय को रखा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल से लेकर के ताम्र पाषाण काल या सिंधु सभ्यता के खोज से पहले तक के काल को रखा जाता है। पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल तक, आदि ऐतिहासिक काल तक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता से छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक के समय को रखा जाता है और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर आधुनिक काल तक को रखा जाता है। ऐसा क्यों है? तो जैसे कि पिछले कक्षाओं में हमने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को हम कहते हैं जिस काल के बारे में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। तो पाषाण काल से लेकर के ताम्र पाषाण काल के समय तक के समय का जो इतिहास है, उसके बारे में जो जानकारियां मिली है, जो स्रोत प्राप्त हुए हैं, वो उसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिस काल से संबंधित साक्ष्य लिखित में उपलब्ध तो है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, और जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आता है। और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक का समय आता है। उस समय के जो भी साक्ष्य मिले हैं वो लिखित में उपलब्ध तो है, लेकिन उनसे पढ़ा नहीं गया है। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़ा भी गया है। तो इस तरह से हमने तीनों की अलग-अलग विशेषताओं को देख लिया है। आज जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। तो अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, तो इस काल के बारे में जो सबसे पहले शोध करने का काम किया था, उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूट फुस। रॉबर्ट ब्रूट फुस नामक व्यक्ति ने सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित शोध को शुरू किया।
इसके बाद जर्गेनस थॉमसन जर्गेनस थॉमसन जर्गेनस थॉमसन नामक व्यक्ति ने प्रागैतिहासिक कालों को कई भागों में बांटा है। किस आधार पर बांटा है? तो प्रागैतिहासिक काल में जैसे कि किसी भी समय में जो व्यक्ति होता है तो उसे जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे क्रियाकलापों से गुजरना होता है और उस क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए वो कई सारे चीजों का इस्तेमाल करता है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जब तो हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय के जो लोग होते थे उनका मुख्य कार्य शिकार करना, खाद्य संग्रह करना, आगे चल करके वो खेती करना भी सीख जाते हैं। तो उनके द्वारा उपयुक्त किए गए धातुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल का विभाजन उन्होंने अलग अलग नामों से किया है। तो देखते हैं वो नाम कौन सा है। तो पहला जो फेज है प्रागैतिहासिक काल का, उस समय को उसने पाषाण काल नाम दिया। इसके बाद का जो समय है उसे ताम्रपाषाण कहा। उसके बाद वो समय को उसने कांस्य युग कहा और उसके बाद के समय को उसने लौह युग कहा। किसने? जर्गेनस थॉमसन ने। पाषाण काल को अब हम समझते हैं। पाषाण का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर और काल का अर्थ होता है समय, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो पाषाण काल के अंतर्गत उस समय को रखा गया जब व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए शिकार पर आधारित था और शिकार के लिए जो औजार का इस्तेमाल करता था वो पत्थरों के होते थे। तो उस समय को उन्होंने पाषाण काल के अंतर्गत रखा। ताम्रपाषाण काल आगे चल करके पत्थरों के साथ साथ मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया और जिस समय में पत्थर के साथ साथ तांबा का उपयोग औजार के लिए या खेती के उपकरण के लिए किया गया तो उस समय को ताम्रपाषाण युग कहा गया। आगे चल करके लोगों ने कांस्य धातु का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे हम जानते हैं कि कांस्य जो तांबा और टीन को मिला करके बनता है, ब्रॉन्ज युग इसको कहते हैं। तो आगे चलकर इन्हें देखने को मिला कि आगे चल करके प्रागैतिहासिक काल के लोगों ने कांस्य से बने हुए औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो उस समय के उन्होंने कांस्य युग के बारे में कांस्य युग कहा है। और कांस्य युग की अगर हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो इसी समय की सभ्यता थी। और आगे चल करके लोगों ने और विकास किया और लोहे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो जिस युग में लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया तो उसे लौह युग कहा जाता है। तो अब हम लोग पाषाण काल को देखेंगे, उसके बाद ताम्रपाषाण काल को देखेंगे। तो पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम चलिए इन तीनों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर पूरा पाषाण काल के समय की हम बात करते हैं तो इसे 10 लाख, इसके अंतर्गत 10 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000
ईस्वी पूर्व तक के समय को रखा जाता है। अगर इस समय के लोगों के आजीविका की बात करें, तो इस समय के लोग पूर्णतः खेती करना नहीं जानते थे। तो ये लोग अपने आजीविका के लिए पूर्णतः शिकार पर आधारित थे। यानी कि शिकार करके जानवरों को मार करके खाते थे और उसे ही संग्रह करके, जैसे पेड़ों पे लगे हुए फल तोड़ लिए या कोई चीज़ उनको लगा कि इसे हम खा करके अपने पेट भूख को मिटा सकते हैं, तो उसको जमा करके रख लिया करते थे आगे भविष्य के लिए। तो इस समय के लोगों का जो आजीविका मुख्यतः आधारित था, वो कृषि शिकार पर आधारित था और खाद्य संग्रह पर आधारित था। अगर हम मध्य पाषाण की बात करें, तो ये 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व तक का काल था। और इस काल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इस काल में लोग ने पत्थरों के छोटे-छोटे औजार का इस्तेमाल करना सीख लिया था और इसी काल में फेंक कर चलाने वाले औजार का जो है सो इस्तेमाल भी शुरू हो गया था। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर फेंक कर चलाने वाले हथियार के तीर धनुष को ले सकते हैं, जिसे फेंक करके चलाया जाता है। इसके साथ ही अगर इस काल में लोगों की आजीविका के बारे में हम बात करें, तो इस समय के लोग भी आजीविका के लिए शिकार और खाद्य संग्रह पर ही निर्भर थे। लेकिन इस समय में लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया था और पशुपालन करना जान गया था। और आगे चलते हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो अगर हम इसके समय के बारे में बात करते हैं, तो ये 7,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक का समय था। और नवपाषाण काल में आते-आते लोगों ने खेती करना सीख लिया था और इस काल में जो सबसे बड़ी क्रांतिकारी खोज हुई थी, वो आग का खोज हुआ था, जिन्होंने मानव इतिहास को बदल बदल के रख दिया। तो अगर नवपाषाण काल के बारे में हम बात करें, तो यहाँ लोग खेती करना शुरू कर दिए थे और आग का आविष्कार जो है वो हो गया था। तो इस तरह से हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण के बारे में जाना कि पूरा पाषाण के अंतर्गत किन समयों को रखा जाता है, मध्य पाषाण के अंतर्गत किस समय को रखा जाता है और नव पाषाण काल के अंतर्गत कब से कब तक का समय को रखा जाता है। अब हम चलिए पाषाण काल से संबंधित कुछ स्थानों के बारे में बात करते हैं, जहाँ से पूरा पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य हमें मिला है। तो अगर हम पाषाण काल के प्रमुख स्थल की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो स्थल है वो है लहुरा देव। दूसरा है मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद है बुर्ज होम। और एक जगह की बात करें,
तो उसका नाम है गुफरान, गुफरान। अब हम देखते हैं कि इन जगहों से किन-किन चीज़ों की प्राप्ति हुई है। तो लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी कि लहुरा देव से ये पता चलता है कि भारत में चावल का सबसे पहला प्रयोग जो था वो यहीं पर किया गया था। इसी प्रकार मेहरगढ़ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तीसरा जो है हमारा बुर्ज होम, यहाँ से पाषाण काल से संबंधित मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और गुफरान से हमें कृषि